प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से, और ये सेगमेंट हमारा इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आपके सवालात हमने प्रोग्राम में शामिल किए। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी कुछ ख़बरों के हवाले से, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क की जो इस वक्त सियासी और मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे सेगमेंट में इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, हमीद भुट्टो साहब तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके अलावा एक समाजी कारकुन भी हैं। तो हमारे साथ इससे पहले भी प्रोग्राम में यहाँ पर आ चुके हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, बड़े साफ़ गो हैं। हमीद भुट्टो साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हमीद भुट्टो साहब वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप भी हमारे प्रोग्राम में अक्सर बेशतर शिरकत करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज उनसे बात होगी मुल्की हालात पर और सियासी सूरत हाल पे। जावेद सिद्दीकी साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमीद भाई, ये फरमाइए कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल ख़बरें पहुँच रही हैं। मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और न जाने किस किस तरह के पैगामात आपके पास और हमारे पास आए दिन पहुँचते रहते हैं, जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा पहले ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि वाक़तन ऐसा है कि जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो चुकी है, या फिर ये जो क़यासराइयाँ होती रहती हैं जो हमेशा से चलती आई हैं लेकिन सोशल मीडिया की वजह से उसमें तेज़ी बहुत आ गई है, सिर्फ उसका नतीजा है? फरमाइए। जैसे भाई सोशल मीडिया हमारा 95% खबरें सिंसी खेज और झूठ पे मबनी चीज़ें फैलाई जाती हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने, मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ समाजी इदारे, बाकी इदारे, हम आप सब बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो सोशल मीडिया की जो साइट्स और जो ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, वहाँ ज़्यादातर अपने मकसद की खबर, अपनी दुकान चमकाने की खबर, अपनी भड़ास निकालने की खबर, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी की खबर, उससे आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाकी दुनिया के अंदर इकानमी हालात, माशी हालात बदतर है। बिल्कुल ठीक। कहीं भी किसी मुल्क के अंदर कोई दूध की नदियाँ, शहद नहीं बह रहा। बाकी हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं। हमारे पास कोई लीडर नहीं है जी। हमारे पास सियासी मदारी है, लीडर है ही नहीं। जब लीडर कोई नहीं होगा, मदारीपन का डिग्री बजा के आएगा, जो भी आ रहा है डिग्री बजा के हमें पाकिस्तान के लोग को बंदर समझ के नचाया जा रहा है। तो हम जब पाकिस्तान की कौम बंदर बनना छोड़ देंगे, जैसे बंदर को जो सिखाया जाए डिग्री के ऊपर वो ही करता है कि नाच बदल बाबे, मुझे पैसे बदारी बैठ के सब लोगों को साइड पे खड़ा करके तमाशा करता था। ऐसी अब वो सियासी जलसे की शिकल आ गई है। एक बदारी ने सीख लिया कि मैं छोटा बदारी बन के 10-10 रुपये लोगों से भीख मांगूँ, किरात लूँ। वो अब डिग्री बजा के हुकूमतों के इक़दार में आके बड़े बड़े पैसे कमा रहा है, अरबोपति करोड़पति। अब सियासत जब होती थी, एक ट्रेनिंग तरबियत एकेडमीज़ होती थी, स्टडी सर्कल होते थे, वो सब ख़त्म हो गए। जब अब स्टडी सर्कल्स ख़त्म कर लिए, यूथ को सियासत से दूर कर लिया, दुनिया के अंदर सियासत पढ़ाई जा रही है जी। हम यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के अंदर सियासत पढ़ाने के बजाय एरे गेरे लत्थू खेरों को सियासत में एक्टिव कर लेंगे, वो काउंसलर बन जाएगा, MP MLA बन जाएगा। जहाँ से जो आता है, जो कल ज़ीरोपति था वो अरबपति बन गया, वो कहता है जी साहब चोर है चोर है। एक दूसरे को चोर चोर कह के वो खुद बहुत बड़े डाकू बन चुके होते हैं यहाँ पे। और हम वही उसी को चोर चोर करने के ऊपर है, वही डिग्री बजा के हमें लगा देता है कि जी सब चोर चोर चोर। हमें पता नहीं चोर कौन है। हम उसी को पकड़ के जब मारेंगे नहीं, उसको सीधा नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह डूडी पे नाचते झूमते हुए और अपने तमाशों की शिकल बन के कभी तरक्की नहीं करेंगे। हमारी तरक्की की रुकावट जो है ये इसी तरह की मदारी है। मदारियों से बच के अच्छे नए सियासतदानों की ज़रूरत है, नई ब्लड की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ हुकूमतें बन ही नहीं रही, हमारी हुकूमतें बनाई जा रही हैं। जब हुकूमतें बनेगी आवाम के वोट पे, तो कोई लीडर आएगा, तब्दीली होगी। दुनिया के अंदर जिस मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, उसकी लोग कौम
खुशहाल हो रही है, वहाँ लीडर आता है। लीडर की जब वजह कोई एक लीडर आएगा, हम कहते हैं जी ये फ़िलहाल लीडर बड़ा अच्छा है। भाई फ़िलहाल अच्छा है, जब अच्छा होगा तो एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा होगा, ठीक है। और सब कुछ बेहतर होगा। मगर हम उस हर लीडर को 2 साल, 5 साल, 10 साल देने नहीं, इसको तो 20 साल देना है, इसको 30 साल देना है। हमने सबको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल दे दिया। मगर माज़रत के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद हमने या तो अपने लीडरों को मारना शुरू कर दिया, या उनके साथ जो करते रहे, या उन्होंने हमारे साथ जो किया, या बाकी जो आते हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं। इसीलिए हमारी ऊपर किसी भी इदारे का ट्रस्ट नहीं है। तो हमारी माशी इकानमी हालत वहीं की वहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई दुनिया के अंदर भी वैसे ही है, मगर हमारे पास कोई तरक्याती सिस्टम, स्कीम्स, प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन से करप्शन बढ़ती जा रही बढ़ती है। जा रही है। और करप्शन किसी एक छोटे शहर में होती थी, अब करप्शन पाकिस्तान के हर शहर में, हर कौम के हर बंदे के रगों में, नसों में। जैसे बिल्कुल ठीक। कोरोना की वैक्सीन हमने लगवाई, जी। वैसे वैक्सीन की तरह करप्शन हमारी नसों में फैल चुकी दौड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी वजह है, गुज़िश्ता रोज़ भी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हमें ख़ुद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जैसा हमीद भुट्टो साहब ने कहा। और दूसरा ये है कि ये जो लीडरशिप का फुकदान है, ये एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से हम अभी तक अपने मसाइल को हल नहीं कर सकें। और ये जो सूरत हाल काबू से बाहर होती नज़र आ रही है, ग़ालिबन ख्याल ये है कि इसकी भी वजह यही है क्योंकि संजीदगी का मुज़ाहरा करने के लिए कोई भी इस वक्त तैयार नज़र नहीं आता। जब साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा फरमाइएगा कि अभी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, हमीद भुट्टो साहब ने कहा कि सबकी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है और ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि मामलात के हल के लिए कोशिशें करें। लेकिन यहाँ पे हो ही रहा है कि मुल्क इस वक्त इतनी ख़तरनाक सूरत हाल मीशत की है कि अगर यहाँ पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है, चाहे वो अपोजिशन में बैठे लोग हों या हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग हों, लेकिन कोई भी इस वक्त मामले को हल की तरफ ले जाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा। फरमाइए, क्या आपकी पार्टी इस चीज़ से ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि आम इंतख़ाबात होने चाहिए वरना ये हो जाएगा, वरना एहतजाज की कॉल दी जाएगी, वरना असम्बली को तोड़ दिया जाएगा, और ये रोज़ाना इस तरह की बात है, क्योंकि जब इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल जन्म लेती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मईशत को होता है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। फरमाइए, क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं हमीद भुट्टो साहब की जो चंद अल्फाज से बंदर और ये अवाम के बारे में, तो इसकी मजम्मत करूँगा कि अल्फाज का इस्तेमाल सही किया जाए। उन्होंने मिसाल ये दी है कि बज़ाहिर ऐसा है कि कौम को एक मसला ये है कि अवाम जो है ना, अवाम के पास पहले कोई चॉइस नहीं थी, वो मजबूर। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं, अमीद भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं कि लाए जाते हैं, तो फिर उसमें अवाम का क्या है, उसकी डुगडुगी, उसके बंदर का क्या है, वो तो फैसले ऊपर होते थे। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं 35-40 साल से जो माहौल बना हुआ था, वो कि एक दफ़ा मेरी बारी आ गई, दूसरी दफ़ा आपकी बारी आ गई। जो छोटी जमातें थी वो हुकूमतें बनाने और गिराने में किरदार अदा करती थी। मतलब ये कि जब नून लीग की हुकूमत बनाने होते थे तो यही फजलुर रहमान, यही MKM, यही जमातें नून लीग के साथ मिल जाती थी। जब उनको हुकूमत गिरानी होती थी, यही जमातें बाहर आ जाती थी, यही पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती थी। फिर जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो भी आप देखते थे कि पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए, अवाम क्योंकि निज़ाम से बज़्ज़न थी, निज़ाम से बिल्कुल नाउम्मीद थी, मायूस थी, तो आप सुनते भी होंगे लोगों से कि वो वोट डालने भी बहुत कम जाते थे, लेकिन उन्हीं डिब्बों से लाखों वोट निकलते थे। तो अवाम को तो इसमें कोई किरदार ही नहीं था, अवाम तो ये चाहती नहीं थी, अवाम तो तब्दीली चाहती थी। और फिर आपने ये भी देखा कि वही मायूस अवाम जब 2018 के इलेक्शन हुए, क्योंकि मैं भी उसमें मैंने उसको अपने वॉच किया, मैंने बज़ात खुद उसका हिस्सा रहा, तो पोलिंग बूथ पे टाइम ख़त्म होने के बाद भी वोट डालने वालों की लाइनें लगी हुई थी। मैं ये क्योंकि मैं कराची में था, कराची का जो मेरा जो इलाका था और जो दूसरे इलाके थे वहाँ हमने विज़िट किया और मैं पोलिंग एजेंट भी बना। तो जब आवाम को नज़र आया, उम्मीद नज़र आई
और उन्हें लगा कि यार ये शख्स हमें इन मसाइल से निकाल सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर अक्सर मैं मिसालें देता हूँ कि खास साहब कोई नए नहीं थे, उन्हें कोई वो नहीं था कि अननोन पर्सन थे, उन्हें बनाया गया। वो पहले ही से वर्ल्ड फेमस शख्सियत थे। ठीक है। लोग उनको जानते थे, उनके मिजाज को भी जानते थे। तो जब उन्हें चॉइस मिली तो उन्होंने फैसला दिया उनके हक में। अब वो बहुत सारे मामलात होते हैं, जाहिर है फर्स्ट टाइम हुकूमत में आते हैं, जब आप पहली दफ़ा कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज होती हैं, कुछ नहीं होती है वक्त के साथ साथ वो सब चीज़ें हो रही थी। आपने भी देखा कि FATF के मामला उस वक्त चल रहे थे। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जब आया था मैंने, तो उस FATF के जो नुकात थे वो तकरीबन 30 के लगभग 35 थे, 30 के लगभग PTI की गवर्नमेंट में वो उनको उनके मुताबिक ढाला गया ताकि हम ब्लैक लिस्ट के ग्रे लिस्ट से ब्लैक के बजाय इससे निकलें। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह फिर आखिर में जब हमारी गवर्नमेंट गई उसके फौरन बाद उस लिस्ट से निकले, जो इंडिया की कोशिश थी कि ब्लैक लिस्ट से जाए मैशत। अच्छा देखें, अगर वो चीज चल रही होती, कोरोना चल रहा होता तो आपका दिवालिया तो उसी वक्त हो जाता था। नहीं, अर्ज ये है कि उस सारी सूरत हाल में मैं एक चीज़ इसमें यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा। जिस शख्सियत का सबसे ज़्यादा किरदार था ना, आज उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तानाज़नी जो है वो की जा रही है और उसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब वो जितनी भी कंप्लाइंस की बात है वो मैं अगर आप चाहेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि क्या कुछ होता रहा। चले, आपने उसका क्रेडिट लिया, कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये था कि अब ये जो आने वाले वक्त में वो जो मशहूर थे, वो जो क्रिकेट का करियर था, ये बातें अब पास्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, ये नहीं, ये मैंने तमीज बांधी थी। जी जी जी। अब सवाल के जवाब की तरफ आइए। अब आपने सवाल मईशत के बारे में, जी 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 जी, मैंने कहा संजीदगी का मुजाहरा कब करेंगे। बिल्कुल, देखिए जब कभी कोई बात होती है तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी बताएंगे ताकि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त पता है, सब चीजें सुबह शाम ये बात दोहराई जा रही है, सुबह शाम हो रहा है। अच्छा, पहले उन्हें हुकूमत में हिस्सेदार या कोई फैसले नहीं, क्यों आप देखते हैं आर्मी चीफ का फैसला होता, जब जिस दिन हो जाता था टीवी पे परेड आती थी, आप देखते जी आर्मी चीफ बन गया। असेंबलियों के अंदर क्या होता, हुकूमत चेंज होती थी, सबको पता होता कि भाई ये गया ये आया। ये पहली दफा आवाम को ऐसा महसूस हुआ कि हमें उसमें हिस्सेदार बना, क्योंकि पब्लिकली हुआ था कि ये नाम आ रहे हैं, इसमें ये इनका ये चीज़ है, क्रेडिट ये इसका क्रेडिट है, ये इन्होंने ये चीज़ें ये कोर्सेज किए, इन्होंने यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दिए, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह आवाम अपने आप को अब उस हिस्से में शामिल समझती है। फैसले तो ऊपर ही होने, अच्छा, लेकिन ये कि डिबेट होने से ये चीज, अच्छा नहीं, ये आवाम की डिबेट का मामला था नहीं। मैं आपको एक अर्ज मेरी और ये सुन लीजिए कि ये जो जिसको मुतनाज़े बनाया गया तकर्रुरी के मामले को, आप यकीन कीजिए कि एक आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक ज़ाब्ते के तहत और इसका एक तरीक़ाकार है और इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होगी उसकी सवाबीदी इख्तियार वज़ीर आज़म को है और ये सारा मामला इससे एक आम आदमी का नहीं है कोई लेना देना। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि चलें अब सियासत हो ही रही है तो इस मामले के ऊपर भी सियासत कर ली गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जी जी, आप फरमाइए। देखिए, मुतनाज़े बनाया गया आपकी जानिब से। किसी भी इदारे को ले लें, कोई भी हो, तो फैसला इदारे के सरबराह ने करना होता है। ठीक है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाता है, उनसे मुशावरत करता है और उस फैसला उसने करना है, जो भी है सबकी सुनना है, राय लेना है। तो ये राय ले, क्योंकि हमारी आवाम जो है इस निज़ाम से बहुत मायूस हो गई थी और आपने देखा कि फौज के ऊपर, अदालतों पे जो जिस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो वो भी एक अमल था। वो आप ही की जमात कर रही थी गालिबन, और दूसरा तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो फौज के ऊपर तनकीद कर रही हो। मसला ये कि जब हमारी हुकूमत थी तो भी उस पे हो रहा था, जब हम अच्छा फिर दूसरी बात ये, एक मिसाल है, अभी आपने जो बात की, अब आप यासिर भाई, मैं आपसे कई दफ़ा मिला, लेकिन मैंने आप में कोई ऐसी बात नहीं देखी, तो मैं आपके बारे में एक अच्छी राय रख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आपका कोई ऐसी आता है, स्कैंडल या इश्यूज आते हैं, तो फिर मैं अपनी सोच को चेंज करूंगा, ये कहूंगा कि यार नहीं, मैं तो आपको बड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर कर रही थी तो उसकी वजूहात थी, अच्छा, बगैर वजूहात के। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट अब मईशत की तरफ अगर हम आए, इस मिसाल है, तो जब हमारी गवर्नमेंट गई अप्रैल में, उसके जो बाद में इंडिकेटर आए मईशत के, और
मुख्तलिफ रेमिटेंस के, और वो सब रिकॉर्ड थे, आपकी भी नॉलेज में है। बिल्कुल है, मेरे फिंगर टिप्स पर हैं तमाम चीज़ें मतलब बेहतरी की तरफ थी और बेहतरी छोड़ के गए थे। सही है। और आज जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त जो महंगाई का रेशो था उससे जो अवाम परेशान, हम ये बात समझते थे, जानते थे, कोशिश में, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और जब इनकी हुकूमत आई तो ये उस पर भी बरकरार नहीं रह सके, यानी जहाँ पे हम छोड़ के गए थे उस पे फुल स्टॉप भी नहीं लगा सके। तो अच्छा, मैं एक आज़ाद तज्ज़ियाकार जी और अपनी राय का अगर इजहार करूं, लेकिन ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हो क्या रहा था। अभी आपने ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, तो सूरत हाल ये थी कि जब आपको हुकूमत दी गई थी तो ये जो चीज़ा चीज़ें मैं निशानदही कर देता हूँ उसमें, एक तो फॉरेन रिजर्व्स आपके उस वक्त स्टेबल थे, तकरीबन 14.5 और 15 अरब से ज़्यादा के आपके पास रिजर्व्स मौजूद थे। दूसरा ये कि आप एक सर्कुलर डेट जिसकी वजह से हमारी अदायगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, वो तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब था। अभी कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई। कोविड के बाद एक सिनेरियो ऐसा आया था जिसके अंदर हमें बाहर से ऑर्डर्स कुछ ज़्यादा मौसूल हो गए थे और फिर एक रेमिटेंसेस की वजह से हमारे पास थोड़े से पैसे आ गए थे। दूसरा ये कि जो हमारी जो जितने कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं वो और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ही एक मसला आपकी गवर्नमेंट के लिए रहा, लेकिन सूरत हाल उस वक्त भी बेहतर थी। और सबसे बड़ी बात जो थी ना, जो माजी में किसी हुकूमत को चीज़ मैसर नहीं थी, वो थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। जब आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की आइडियल सिचुएशन थी और इस वक्त बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं उस कोविड के 2 सालों की बात नहीं कर रहा, यकीनन पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहुत अच्छा किया और हमने उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक भी किया, इसका भी क्रेडिट आपको देंगे। लेकिन सूरत हाल जब आपको दी गई थी तो तब भी बहुत बेहतर थी। और यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जब आपने हुकूमत जब छोड़ी है तो हो ये रहा था कि जितनी अदायगियाँ आपको 6 माह पहले करनी थी वो आपने नहीं की। गैस और तेल के सौदे जो करने ज़रूरी थे वो जानबूझ के उसमें ताख़ीर की गई, और उसको इसलिए ताख़ीर की गई क्योंकि ये बात बहुत पहले इसका अंदाज़ा हो चुका था कि हमारी हुकूमत शायद अब बाकी नहीं रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें एंटिसिपेट कर रहे थे। आवाम को ये कह देना कि अभी सूरत हाल ऐसी है बहुत आसान है, लेकिन जब आपको एक बहुत अहम और कौमी जिम्मेदारी दी जाती है तो इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि सियासत अपनी जगह, मुल्क का निज़ाम चलता रहे। अच्छा, ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अगर मेरी बात पर वो है तो आपके हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत जिनको दाखिला की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने जाते जाते, ज़ाहिर है कि उनको ज़बान पे काबू नहीं है और इसी वजह से वो अपनी अक्सर और बेशतर मुसीबत का शिकार भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो ज़बान पे काबू होना ज़रूरी है। तो उन्होंने हमीद भाई जाते जाते ये कह गए कि हमने एक माइंस लगाई हैं और इनको वक्त आने पे पता चलेगा। वो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया गया था, अपोजिशन के लिए जो हुकूमत का हिस्सा बनी, वो असल में माइंस पाकिस्तान की आवाम के लिए था, और वो जो माइंस अब फट रही हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आप इस बात के क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी भी यकीन नज़र से गुजरी यासिर भाई जो भाई कह रहे हैं कि जी मदद कर रहा हूँ, मैंने वही बात की कि मदारी, मैंने कहा अवाम को बंदर बनाया जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा है, बंदर नहीं है लेकिन बज़ाहिर ज़्यादातर उस बनाने में मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें पीटीआई का भी बड़ा रोल है। उसने जितनी भी बातें की हैं सब पे ये ट्रेंड, अभी भी जो सियासत की जा रही है, असम्बलियाँ तोड़े। मैंने सवाल रखा, अभी मैं दोबारा वही सवाल रखने जा रहा हूं। सबसे पहले केपी को क्यों नहीं तोड़ रहे? जहाँ पे केपी की आपकी हुकूमत है भी तोड़ दें, किसने मना किया? ठीक है जी, आप पंजाब तोड़ें, जिस सूबे पे आप 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं उसकी नहीं तोड़नी, क्योंकि आपका कोई MP CM गवर्नर मान ही नहीं रहा। हुक्म भी जारी जो कर दिया इमरान खान ने, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है, जैसे पूरे सिंध में थी, कराची में थी और बाकी इलाकों में, सबसे ज़्यादा ख्वारी का सबब केपी के है, जहाँ पे अभी भी आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं जी, दूध की नदियाँ बह रही हैं। करप्शन सबसे इस वक्त KPK में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में नंबर 1 हो गई, जो किसी दौर में सिंध में भी थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, पूरे मुल्क की मैंने कहा बात की मौजूद है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है KPK में ज़्यादा करप्शन, मगर हम उसको कहते नहीं जी, KPK में तो मिसाली काम हो रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई ऐसा शहर पेशावर ही बता दें कोई बन चुका, कभी नहीं बना। जो मनसूबे पेशावर में शुरू हुए अभी तक मुकम्मल 9 साल में नहीं हुए। सिर्फ हम कहेंगे जी अभी महंगाई पे हमने बात करनी है, भाई महंगाई पे आपकी हुकूमत में
क्यों बात नहीं की गई? जी। उस वक्त तो ये सवाल कोई मीडिया वाला पूछता था वज़ीर आज़म से, तो वो कहते इस सवाल को रहने दें। अभी कहते नहीं, इस सवाल को पहले करें। तो जब हमारे बातों में कॉल और फेल में तजाद होगा, हम कहेंगे जो बड़ा पाकिस्तान का, दुनिया का आलमी पॉपुलर शख्स था, तो मैं भी पॉपुलर हूँ, आप भी पॉपुलर है, हमें भी फिर सिद्धू का CM बनाया जाए। पॉपुलरिटी पे अगर है हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए तो फिर बहुत सारे पॉपुलर है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, हॉलीवुड के सारे अदाकार किसी न किसी मुल्क के सरबराह लगे, बहुत फनकारों को, खिलाड़ियों को वज़ीर, गवर्नर और मिनिस्टर बना दे, सिर्फ इमरान खान क्यों नहीं? तो फिर तो हम यहाँ पे हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शीमेल, जिनकी बड़ी बड़ी तंजीमें, उनको भी फिर हम मिनिस्ट्री भी लेके आए। तो जब यही हमारे पॉपुलरिटी और जी बड़ा ईमानदार है, पॉपुलर है, पूरी दुनिया जानती है, तो दुनिया जानती है, तो हमारे पास तो बहुत लोग हैं। अभी फिर शाहिद आफरीदी और बहुत सारे लोग हैं, फिर उनको भी तो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए? अब इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर है, ये इसकी अगर हम कहेंगे, फिर अगर हम कहेंगे जी ये सब कुछ ईमानदार है, भाई ईमानदार है, तो आपके ही घर से चीज़ें निकल रही है, आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, ईमानदारी नहीं हो रही है। कोई भी किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना, मैं समझता हूँ हमें अपने आप के साथ बदयांती कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसी को बदयांत चोर भी नहीं कहना चाहिए, किसी को ईमानदार भी नहीं कहना चाहिए, उसकी सब चीज़ों को सर्च करना चाहिए। ठीक है, हम पहले देखें कि इसके अंदर कितनी बदनीति है। हमारे यहाँ जो सज़ा और जज़ा का जो अमल नहीं है ना, NRO दे देते हैं, हम मुखालिफिन को पकड़ते हैं, इक़्तिदार में बैठ के लोगों को जब नहीं पकड़ेंगे, सज़ा नहीं देंगे, खाली दुबई की अगर बात कर लें तो 40 साल में कहाँ निकल गया? बिल्कुल ठीक है। अबू ज़ैबी यहाँ से की मिसाल ले लें, 8 साल में चाइना को देखें, 92 के बाद से अब तक दुनिया की सबसे बड़ी इतनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, इतनी रास्ते बन चुके हैं, कोई रास्ते में आपको पुलिस वाला मोबाइल गाड़ी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल सारा कंप्यूटर सिस्टम। हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम करने के बजाय चोर सिस्टम हमेशा बनाते हैं जी। हमने सिग्नल फ्री सिस्टम बनाना की ज़रूरत है। हमें इकानमी के हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर EPZ से लेके एक्सपोर्ट जोन लेके जाए तो खरबों रुपए की करप्शन में हमारी सियासतदानी वालों से जिनके कारोबार हैं, टैक्स चोरी की जा रही है। हम यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हुकूमत आए, किसी एक ऐसे बिजनेसमैन को लगा देंगे जिसको फाइनेंस का कोई पता ही नहीं, जो भी हुकूमत आए। ये सब सारी हुकूमतों में चीज़ें करके लूले लंगड़ों को, अंधे बहरों को हुक्मरान बना के जब बिठाएंगे, वो तो हमें जैसे चाहे करें ना, यहाँ पे हमें सब घुमा रहा है कि जी फिलहाल तो पॉपुलर, फिलहाल तो अच्छा, फिलहाल तो ईमानदार, फिलहाल तो ये। हम उनके चक्करों से निकल के ईमानदार लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के शागिर्द हैं, बच्चे बच्चियाँ, अब उनको सियासत में आने की जरूरत है। हमें सियासत में बढ़ना पड़ेगा जी, सियासत करनी पड़ेगी। जब भी तफसील से जवाब दीजिएगा, ब्रेक के लिए कह दिया गया है, ब्रेक से वापस आता हूँ, आपको मौका दूंगा, मैं ब्रेक के बाद आपको भरपूर मौका दूंगा, आप इसके ऊपर खुलकर जो है वो बात कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मौजूद मेहमान तशरीफ फरमाएं और उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। ब्रेक पे जाने से पहले चंद यहाँ पर मामलात के ऊपर बात हुई है, और उससे पहले मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कब पूरी करेंगे बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि अभी भी आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को ख़ास तौर पे ख़तरात लाक हैं, और ये मईशत किसी एक सियासी जमात की नहीं है, ये एक पाकिस्तान की आवाम की इससे बराह रास्त वाबस्तगी है। उसका ज़रा जवाब दीजिएगा, और साथ ही जो इन्होंने चीज़ें कही, अगर आपको इससे इख्तलाफ है ज़रूर उसके ऊपर अपनी राय दें जी। ये हमीद भुट्टो साहब माशाल्लाह काफ़ी तजर्बेकार आदमी है और कभी गहरी नज़र है जी, लेकिन अगर सही मायने में तस्दीक किया जाए पूरे जो सिनेरियो है इसका, अब आप कह रहे हैं कि इनके बयान कैसे, ठीक है, दुनिया भर में मुख्तलिफ पार्टियां लीडरशिप होती है, वो इस तरह अपनी एक सियासी, देखें अगर आपको निज़ाम चेंज करना होता है या कोई भी मसला होता है या आपने सियासी अमल के ज़रिए इसको करना है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन से निज़ाम चेंज होता है, ठीक है, या सिविल नाफरमानी, ठीक है।
अब आपने देखा पहले जो मार्च हुआ था उसमें जो चीज़ें हुई थी, जो मंजर आम पे आई थी, और जिस तरीके से फिर खान साहब ने उसको वापस लिया था क्योंकि उन्हें इत्तलात मिल गई थी कि आगे जो है क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, तो वो सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं गए। वो चाहते उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला था, वो ले जाते, तसादुम करवा देते, लेकिन उन्होंने उससे गुरेज किया क्योंकि उससे मुल्क और मुल्क के अवाम और मईशत को नुकसान, तो ये तो उन्होंने साबित किया। उसके बाद भी उन्होंने मतलब ये कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ठीक है, अब जो मुल्क की मईशत को लूट के गया है, अगर उसको चोर कह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप भी कह, आपके अभी आप गवर्नमेंट में आए, आपने भी सारा खंगाल लिया, निकाल लिया, और जो भी आपको मिला वो आप भी बयान कर रहे हैं, हम भी बयान कर रहे हैं। अब ये फैसला अवाम करेगी कि वो किसके बयानिए के ऊपर नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है इस बात पे, आप इसका भी जवाब दें। वजाहत जरूरी है ना। देखें, कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने कहा कि उनको चोर कहा जाए, जिसको बुनियाद बनाकर आप चोर कह रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि उससे ज्यादा मामलात की खराबी की जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आयद होती है। तो इसका मतलब है आपके सारे हुक्मरान, जितने भी आपके लीडर हैं, जितने मेंबर, सबको चोर कहा जाए, इसके लिए आप तैयार हैं? मतलब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप अपोजिशन को चोर कह रहे हैं इस बात पे कि मईशत को नुकसान पहुंचाया, मैं साबित अगर कर दूं कि आपकी हुकूमत में उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, तो इसका मतलब है मैं आपको चोर कहकर मुखातिब करूं? देखिए, हमारा जब दौर, देखें एक दौर इनका भी अच्छा, इनके तो खैर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा भी 3-4 साल का है, और उसमें जो मामला थे उसका भी है, और उसमें जो हमारी टीम ने जो वर्किंग की थी उसका रिजल्ट बाद में भी आया, पहले भी आ रहा था। मैं खुद भी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, और उस वक्त इंडस्ट्री बहुत प्रमोट हुई थी, ऑर्डर्स आ रहे थे, सब कुछ होता, और बाहर जो बैरून मुल्क, देखें सही है, अभी जैसे हमीद साहब ने कहा कि हमें नचाया जा रहा है और हमें बंदर और जो भी अल्फाज जो भी थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो तो नहीं है ना, वो तो बाशऊर है ना, वो तो जमहूरियत को भी समझते हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे बड़ा सख्त और बड़ी तो अदब के साथ इख्तिलाफ करता हूँ। अगर इधर के भी नहीं कहेंगे, उधर के भी नहीं कहेंगे। बाशऊर होना वो कि देखें, अगर शऊर को अगर आप इससे जोड़ेंगे कि अगर आपकी पार्टी की हिमायत, सुनिए अर्ज तो सुनिए ना, आपने तो इसको मशरूत कर दिया ना कि जो आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो बाशऊर है, जो आपकी पार्टी के खिलाफ है वो शऊर नहीं रखता। पहले तो इसको थोड़ी सी तसी हो जाए ना। मैं साथ साथ तसी करता इसलिए जरूर हूँ। आपने कहा जो हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो सारे बाशऊर हैं, और बाकी सारे जो आपकी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते वो ये कहा कि हमीद साहब ने जो कहा है, तो अगर आप पाकिस्तानियों को छोड़ दे, ठीक है, पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, बहुत सारे कानूनी और वो है, लेकिन बैरून वहां तो आपको इजहार राय की भी है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, सही है, ठीक है, वहाँ इजहार राय, लेकिन आप किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे तो फौरन आपको कोर्ट में खींच के लेके आएगा, और वहाँ फैसले भी होते हैं। इस मामले में हमारा मुल्क ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। बाहर तो आपने जिस चीज की निशानदेही की है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी जरिया हो। लेकिन यहाँ तो मादर पिदर आजादी दी गई है और उसका आपने भरपूर फायदा उठाया। देखिए, मसला है कि वो तो अभी भी है, अभी भी है ना आजादी। तो आपसे कह रहा हूँ आजादी है, तो आप तो आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट से बाहर आने के बाद हमने एक सियासी अमल किया, पब्लिक को अवेयरनेस दी, जलसे किए, रैलियां की। आप क्या समझते हैं कि आपने अवेयरनेस को, अगर रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां कायम करना, झूठी बेबुनियादी, मैं लफ्ज झूठी बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि झूठी अब साबित हो चुका है, और उसकी आपने खुद कह दिया कि वो जो साजिश हमारे खिलाफ रचाई गई थी वो बैरूनी साजिश और ना जाने क्या क्या, और फिर उसमें फौज के आला सरबराह को ना जाने क्या क्या मुगल्लिज़ात उनके खिलाफ बकी गई, लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, मैं दोहरा भी नहीं सकता। ये सियासी शऊर, इसको आप सियासी शऊर कह रहे हैं? अगर ये सियासी शऊर आपने दिया है तो ये जो मुल्क का इस वक्त सूरत हाल है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर आयद होती है। ये आप खुद कह रहे हैं कि हमने ये शऊर नहीं, देखिए, शऊर से मुराद क्या होता है? एक काम वोटर खरीदो फरोख्त नहीं, इससे पहले क्या होता था? खरीदे फरोख्त होती थी ना, जो बाद में गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए की गई। समझ नहीं पा रहा कि ये खरीदो फरोख्त तो आपने उसके भी रिकॉर्ड बनाए। सुन तो ले, अब आज देखिए, निजाम 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम है जी, सही है ना, कोई 1-2 साल का नहीं है। उसको आस्ता आस्ता उसको मतलब के जमहूरी निजाम में तब्दील करने में थोड़ा टाइम लगता है, सही है।
और अब जब आवाम के की राय पे छोड़ दिया जाता है, सोशल मीडिया है, सब आप भी अपनी राय देते हैं, मैं भी देता हूँ, ये भी देते हैं, और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो भी देते हैं जी। तो इसी तरीके से तब्दीलियां आती हैं। अगर मैं गलत होऊंगा, एक वक्त आएगा मुझे गलत कहा जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा, आप गलत होंगे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि अभी तक तकरीबन मेरा 50 से ज़्यादा जलसे कर चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात, और हर शहर में उसको उनको पजीराई मिली है, बहुत अच्छी अच्छा बात। उन जलसों में आपने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, हाई क्वालिफाइड, आम आदमी, मजदूर, हर किस्म के तबके के लोग इसमें शामिल थे। सियासी जमातों के जलसों में देखा हाँ, तो नहीं बहुत सारे सियासी जमातों के जलसे में नहीं, ये आपकी राय, हमें पता है कि हम कवरेज कर रहे हैं 2000 और उससे पहले से, और हर पार्टी के पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, सब हैं जो इज्तिमा। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि उसमें हर मजहब के, हर जबान, हर जमात के पास है, सही है, सिवाय चंद एक जमातें हैं मजहबी जो मखसूस। हमारे यहाँ माजरत के साथ जिया साहब के दौर में लिसानियत और मजहबी जो तफरके थे उसको कुछ प्रमोट किया गया। हम बैठे हैं इस बात पे एग्री कर रहे हैं, और सिंध में जो हुआ, सिंध की जो पोजीशन थी वो आपके सामने, ठीक है, कि MKM जब बनी थी किस बुनियाद पे बनी थी, कोई वो कौमी पार्टी तो नहीं थी ना, उसको फिर बाद में कोशिश की गई कौमी पार्टी बनाने की, जो नाकाम हो गई कोशिश। और अच्छी बात है कौमी पार्टी में हर मजहब और हर उसके, क्योंकि आप जब बुनियाद जो रखते हैं बिल्डिंग वैसे ही खड़ी होगी, ठीक है। जब आपने लिसानियत की बुनियाद रख दी तो लिसानी बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर दूसरी तरफ चला गया ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा था आपकी कारकर्दगी के बारे में, आपने वो सारी तफसीलात आ रही है ना। 30-35 साल तक हमारे यहाँ यही सियासत होती रही, मजहबी लिसानी, सही है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, फजलुर रहमान साहब भी थे, और MKM भी थी, सारी थी, ठीक है। कभी कोशिश नहीं की गई कि इसमें कोई चेंज आए, और उससे बहुत नुकसान हुआ। और हमारा शहर कराची, क्योंकि उस वक्त टारगेट, हर पार्टी का टारगेट होता था कराची, जलाओ, घेराओ और कत्लो गारत गरी, सही है ना। तो अगर ये चीज उस वक्त रोकी जाती तो आज मुल्क के साथ, अब आपने शायद रहमान जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी औरंगी, जिनका मर्डर हुआ था, अगर आप उनकी वीडियो देखें तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में यही कहा था कि दुबई की तरह, जैसे दुबई में बिजनेसमैन है, कराची पे भी लोगों को नजरें होती है कि यहाँ भी अच्छा बिजनेस, अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल। तो उस वक्त तो इमरान खान नहीं था ना, उस वक्त तो इमरान खान नहीं था। किस वक्त नहीं थे इमरान खान? तो मतलब थे बिल्कुल सियासत के अंदर। नहीं 92 के बाद से मुतारिक है, के बाद से थे, लेकिन पावर में नहीं थे ना। वो तो वो बोलते थे उस वक्त भी, अच्छा मौक़िफ़ उनका जो शुरू में था वो आज भी है। मौक़िफ़ ये था कि इंसाफ की बहाली होगी, वो तो नहीं हुआ। इंसाफ की बहाली की तहरीक बनाई गई थी जिसके ऊपर पार्टी का नाम रखा गया तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। अब आप एक छोटी सी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि खान साहब ने अपने दौर में नैब को एक्टिव करके, और जो केसेस थे जो इनके दौर के थे उनको प्रमोट किया कि ये इनके फैसले हों, अगर सही है गलत है जो भी है अदालतों में फैसले। और वो उनकी पूरी गवर्नमेंट इसी उसमें कोशिश करती रही, फैसले नहीं हुए। ठीक है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट गई वैसे ही NRO हुआ। आप देखें बाहर से बंदे आके एक हफ्ते में अपने वो परवाने लेके जा रहे हैं कि जी हम तो बिल्कुल साफ शफाफ है, हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं, सारे केस खत्म हो गए, सारे केस खत्म हो गए। अब मुझे बताएं, जवाब तो मुझे बताएं कि अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में आखिर में जो उन्होंने NRO दिया उसमें अगर फैसले हो जाते, या खान साहब जो कोशिशें करते रहे कि जो है करप्ट जिस पे साबित होगी उसको सजा मिले। अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर सजा मिल जाती नहीं तो अगर आज सजा कैसे मिलती, सजा कैसे मिलती? देखे ना, मैं पहले आपसे एक सवाल करता हूं, बल्कि आपके पार्टी के तमाम लोगों से ये सवाल करता हूं। सीनियर लीडरशिप तो खैर नहीं जवाब दे सकती, उनके पास है नहीं जवाब। जो NRO है ना, NRO का कानून जो बना, सबसे पहले तो काम ये कीजिए कि जाके वो फहरिस्त निकाल लें जिसमें जो केसेस थे उनकी स्क्रूटनी हुई, किस किस को NRO मिला और केसेस की नौयत क्या थी। अब वो बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पर, 1 मिनट के अंदर 4 केसेस बंदे के ऊपर बने, और जुर्म ये था कि 1 मिनट पहले उसने नाज़िमाबाद के इलाके में क्राइम किया और 30 सेकंड के बाद उसने लांडी के अंदर जो है वो वारदात की है। तो ये नाज़िमाबाद से लांडी का 30 सेकंड का सफ़र कैसे कोई तय कर सकता है? इस नौयत के भी केसेस बने। मैं आपको एक मिसाल देके समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। NRO की जो आप बात करते हैं जो मुशर्रफ साहब ने दिया,
वो एनआरओ जारी किया गया था इस वजह से कि जिन पर ये सियासी मुकदमे बनाए गए हैं और जिनके खिलाफ कोई सब्सटेंस नहीं है उनको ख़त्म किया जाए, और जो मुकदमात वाक़तन हैं जिसके ऊपर कोई जुर्म साबित होता है उसका वो सामना कर ले। एक चीज़ हो गई। फिर आपने अभी जैसे नैब की बात की ना, तो नैब के कानून के बारे में जब आप देखते हैं, जिनके ऊपर आपने चार्जशीट बनानी थी, उनके खिलाफ चालान अदालत में पेश करना था, उनके खिलाफ ज़ीरो आपकी कारकर्दगी थी, नैब आपके अंडर था, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं। अब जब ऐसे केसेस अदालत के अंदर गए और जहां पर अदालत बार बार ये पूछती रही कि अगर आपने किसी शख्स को डिटेन किया है, 90 दिन का हमसे रिमांड भी ले गए और सब कुछ कर लिया, और जो 3 महीने इसके ऊपर आपने जो कुछ किया है उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो खुदारा इसके खिलाफ जो चालान बनता है, जो इसके खिलाफ आपने केस बनाया है, वो तो अदालत में पेश करें। ज़ीरो कारकर्दगी आपकी रही। तो फिर आप अदालत से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके खिलाफ क्या रिपोर्ट है? मैं केसेस को पूरी लिस्ट आपको ला के दे, लेकिन अगर आप खाकान मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, खाकान अब्बासी का बताइए बयान निकालें, तो उसने अपने बयान में, जब वो गवर्नमेंट में आए थे, हमारी जब गवर्नमेंट गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें गवर्नमेंट को गिराना इसलिए भी जरूरी था कि हमारे केसेस के फैसले हो रहे थे और वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गए थे। ये खाकान अब्बासी का बयान है। मैंने नहीं सुना ये आप वो कह नहीं सकते ये बात अभी निकाल, और मैं सुबह शाम सर मेरा तो काम ही यही है कि अगर वो ये कह दें कि हमारे खिलाफ फैसले होना शुरू हो गए, खाकान अब्बासी का ही बयान था सर, नहीं है इतनी, खाकान अब्बासी का भी बयान था कि जी हम तो इलेक्शन चोरी करते थे। कोई सियासतदान ऐसा नहीं सर, ये तो कोई पाकिस्तान में गलती करके, जब आपकी लीडरशिप ने गलती आज तक तस्लीम नहीं की, तो आप किसी से कैसे उम्मीद रखते हैं? सुना है, किसी से सुना नहीं है। और आप चाहें तो खाकान अब्बासी का वो बयान, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के दौर में सारी चीजें कंसीव किया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं। अब देखें, अगर आप ये हमारे पास कहना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, नहीं मैंने ये कहा ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि आपने मुशर्रफ साहब का हवाला दिया कि जी जिनके केसेस माफ हुए, जिनके नहीं, उसके बाद किसको सजा मिली? अगर जिनके केसेस माफ हो गए, वो मासूम थे, वो करप्शन में नहीं थे, उनके 8000 कुछ केसेस, 41 केसेस माफी हुए थे, जिसमें 7000 केसेस सिंध के थे, जो सिंध की सूरत हाल है, और अभी भी आप जो देख रहे हैं तो 7000 केसेस सिंध के थे। अगर जितने बेगुनाह थे उनको एनआरओ मिल गया, तो उसके बाद गुनाहगारों को सजा भी तो मिलनी चाहिए थी। नहीं तो मुझे लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएं सजा मिली। मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि जी जिसके नाजायज बने थे, तो जो गुनाहगार थे फिर उनको सजा मिलती। नहीं तो सजा, गुनहगार कौन थे पहले तयन तो कर लें। आपने आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन है, 11 साल जेल के अंदर रखा ना, 11 साल उन्होंने जेल काटी ना। जब वो रिहा हुए ना, तो एक भी उनका मुकदमा साबित नहीं हुआ। मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी हुआ है। 11 साल की अगर किसी को जेल आप बगैर किसी उसके, अब देखिए मैं एक बात, आपके कह देने से, मेरे कह देने से कोई चोर डाकू और वो नहीं साबित हो सकता। अदालत का एक तरीकाकार होता है, आपको वो साबित करना पड़ता है। सही है। और आपको अब साबित करना पड़ेगा। सही। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि मैंने अगर ये किया है। पहले तोशा खाना का ये भी मामला देख लीजिए। 11 साल वो किसके दौर में रहे? 11 साल वो किसके दौर में? नहीं, ये बात नहीं है कि किसके दौर में रहे। मैं आपको अदालती निजाम के बारे में बता रहा हूं। अगर उन्हें गलत जेल में 11 साल रखा गया है, तो आप समझ कीजिए, यासिर भाई जो गवर्नमेंट में थे उनसे आप पूछेंगे कि आपने इनको क्यों रखा? आखिरी जुमला, जिस तरह वो जेल में रहे, ये मेरे ख्याल से। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि खबरों के जो जिया शाहिद साहब मरहूम थे, अभी इनका इंतकाल हुआ है, उनका आप टीवी इंटरव्यू निकाल के देख लें कि वो बताएंगे कि 11 साल वो किस तरह, जब उनसे मिलने गए वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अक्सर हमारे बीमार हो जाते हैं, ये तो एक रवायत चली आ रही है, लाठी पड़ना हो रही है। तो जब हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि जी मैं जिया शाहिद हूँ, जरदारी साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर से उन्होंने कहा ठीक है रुके। फिर उसके बाद वो जो उनका गार्ड था, जो पुलिस थी या जो भी था, वो उनको लेके पीछे बंगले में गए, और पीछे बंगले में जब उन्होंने दस्तक दी तो वहां पे कोई मॉडल थी, वो आई। नहीं, मैं इस बात से नहीं कर सकता। देखिए ये बड़े मुस्तरद शाहिद साहब से आप इख्तिलाफ नहीं, आप हमीद मीर साहब को मानते हैं? फिर हमीद मीर साहब उनसे बड़े साथी हो गए ना, इस वक्त मौजूद भी हैं। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है फिर आपको मानना पड़ेगा। इस तरह की जेलों में तो आप ताहयात भी रह सकते हैं। हम किसी को इल्जाम लगाने वाली भाई की बात से, भाई की जितनी भी बातें आई आज, उसको ऑथेंटिक मान नहीं सकता। हमारे पीटीआई की जो जितनी बातें आ रही है
वो सिर्फ एक हमने ये अच्छा, करना चाह रहे हैं, हाँ, ये करना चाहते हैं। अच्छा, फिर इससे दूसरी ये बात- मुल्क नहीं चलेगा। दूसरी इसके बात, आप साथ सिंध की जो सूरत हाल है उसको देखते मुझसे हुए सिर्फ क्या आप दोस्त बोल समझते रहा हैं है, कि मैं सिंध नहीं, में ये नहीं कह रहा करप्शन कि नहीं हो रही? ideal situation या नहीं, जो उन्हें ये कब रखा कहा गया कि गलत corruption रखा गया, नहीं है। वक्त देखिए खत्म हो साबित गया। ना हो ना। चलें, चलें, अब वो बहुत कहता है पापड़ वाले के से पूछो, मुझसे बहुत वो शुक्रिया, पापड़ बहुत वाला मर शुक्रिया। गया, अब ये किससे तो पूछे भाई? वक्त जाया करने शुक्रिया। वाली तो बात कहने का है। मकसद ये है कि आप इस तरीके से जब आप करेंगे, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया, तो फिर इंशाल्लाह इसके फिर ऊपर गुफ्तगू वो नहीं हो करेंगे। सकती जो चलिए, आप चाह बहुत रहे हैं शुक्रिया साहब। अनिल भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी लेकिन नवाज़ी, वक्त इंशाल्लाह खत्म हो गया, जब बहुत अब गवर्नमेंट शुक्रिया आएगी तो आप आपका। देखेंगे कि किस तरीके लेकिन से ये हमारा प्रोग्राम और बात हुई कुछ ऐसी मामलात के और हवाले फिर से, आप- और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म करने का कह दिया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।